आज हम प्रकाश के गुण में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रहे हैं। जैसा तुमको बताया गया है प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तु या उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे बताया गया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण घटनाएं होती हैं। तो क्रम से हम परावर्तन के बारे में बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की किरणों के अपने पथ से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज दैट जैसे ऊपर हमारा एयर, ये माध्यम हमारा है एयर, हवा, और नीचे मान लीजिए हमारा माध्यम है जल, कोई द्रव है, हमने मान लिया। अब प्रकाश की किरण चल रही है, जबकि पढ़ाया गया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ये सीधे न जाकर के थोड़ा सा अपने पथ से डेविएट हो जाती है, अपने पथ से डेविएट हो जाती है। तो अब ये जैसे सीधे जाना चाहिए था, इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। कि जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा है जल और ऊपर मान लीजिए हमारा है वायु, तो ये प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे जल मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कोई ठोस माध्यम, जैसे ये हमारा है ग्लास, ये हमारा है कांच का गुटका, ये कांच का गुटका है, ये कांच है, और ऊपर हमारा ये वायु। अब जब प्रकाश की किरणें, मैंने कहा ऊपर हमारी माध्यम क्या है वायु, नीचे क्या है ये कांच हमने लिया है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, ये जैसे किरण आ रही है, तो ये सीधे न जाके बल्कि अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, और फिर ये नीचे वायु है, फिर ये ऐसे निकल जाएगी। यही हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। जबकि तुमको पढ़ाया गया प्रकाश से सीधी रेखा में चलता है, लेकिन सीधे न जाके बल्कि अपने पथ से सीधे विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा कांच है। अब जो ये किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको आपतित किरण, ये हमारा है आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारा होता है अपवर्तित किरण, क्योंकि जो पथ से डिविएट हो रही है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इमर्जेंट रेस, निर्गत किरण। फिर से ध्यान दो, इसको इंसिडेंट रेस, ये है रिफ्रैक्टिव रेस, और ये हमारा होता है इमर्जेंट रेस, निर्गत किरण। अब एक मिनट ध्यान दीजिए। अब प्रश्न तुम्हारे दिमाग में बातें आ रही है, आखिर प्रकाश को पढ़ाया गया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश की किरणें क्यों अपने पथ से विचलित हो जाती हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हमने पढ़ाया है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात और वायु में, उससे कम प्रकाश की चाल होती है द्रव में, और सबसे कम प्रकाश की चाल होती है कांच, ठोस में। तो जहां प्रकाश की चाल, जहां माध्यम सघन होगा, और उसमें भी होता है दूसरी चीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विरल माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जो रेयर मीडियम होगा उसमें प्रकाश तेजी से चलेगा, लेकिन जो डेंसर मीडियम होगा उसमें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो उसमें जब प्रकाश चलेगा तो डेंसर मीडियम माने तो सघन माध्यम, जो घना माध्यम है, तो उसमें जब प्रकाश चलेगा तो वहां पर ऊर्जा का कुछ ह्रास हो जाता है, जिसके कारण किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो जो जितने सघन माध्यम होगा उसमें उतनी ऊर्जा का ह्रास होगा, और जो जितने विरल माध्यम होगा उसमें कम ऊर्जा का ह्रास होगा। इसलिए
तो इसलिए किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो माध्यम दो हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अच्छा, अभी पहले समझा दें, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। अच्छा, आपतित किरण जिस पॉइंट पर पड़ती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु है और ये हमारा है अभिलंब। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है और ये आपतन बिंदु है। कौन बिंदु है? आपतन बिंदु। जहां पर आपतित किरण पड़ रही है ये आपतन बिंदु है और ये हमारा है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, आई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आर, अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। ठीक, ये हमारा होता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आर है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज और है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अपने पथ से विचलित होती है, लेकिन जाती किधर है? अभिलंब की तरफ। जैसे इसको इधर जाना चाहिए था या इधर जाती, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। और जब वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या हो जाती हैं? दूर हट जाती हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यह हमने अपवर्तन के बारे में बताया। तो अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब क्यों विचलित होती, मैंने बताया, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जो सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो जैसे हवा, विरल और सघन मतलब क्या होता है? जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम होगा, इन कंपेरिजन जहां पार्टिकल पास पास होंगे वो हमारा सघन माध्यम होगा। तो जैसे हमारी हवा विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम होगा। जल और कांच में जल विरल माध्यम होगा, कांच सघन माध्यम होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा है। अब है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के मुख्य जो है दो नियम है। अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। नंबर 1 पर तुम्हारा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो हमारा आता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण कौन है? आई। ज्या मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कौन? आर। ये हो जाएगा साइन आर का मान एक नियतांक होता है। का मान क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है? आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन। आपतन कोण हमारा आई है, आई का साइन माने साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण हमारा आर है साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे इस नियतांक को क्या कहते हैं? इस जो नियतांक होता है इस एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू, म्यू साइन आई बटे साइन आर इसको होता म्यू 1 म्यू 2। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पता, कहीं कहीं एन लिखा जाता है, इसको म्यू भी पढ़ते हैं, कहीं एन लिखा जाता है। ये हमारा अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को किन्हीं दो क्रमागत माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अपवर्तनांक को यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, या कहीं कहीं एन से लिखा गया है, चाहे एन लिखो चाहे म्यू लिखो, ये है। तो ये है अपवर्तन के नियम। आपतित किरण अपवर्तित किरण तापमान में एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा नियम है, इसको बड़े गौर सुनिएगा। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ध्यान दीजिए, साइन आई तथा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2। एक माध्यम, 1 मतलब पहला माध्यम, 2 माने दूसरा माध्यम। इसका मतलब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम चले, तो हम जिस माध्यम में डेविएट होती है उसी का अपवर्तनांक निकालते हैं, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये 1 है पहला माध्यम, जैसे इसमें पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम वाटर है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसी प्रकार से 1μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हम उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकलते हैं जिसमें पथ रेज जो है डेविएट हो रही है, विचलित हो रही है। जैसे इसमें हवा से जल में चल रही है, अपने पथ से विचलित हो जा रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये बड़ा हो जाएगा C1/C2। C1 क्या है? प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा होता है। तो अगर माध्यम जैसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर 2μ1 हो जाएगा, तो हो जाएगा C2/C1। इस प्रकार से ये अपवर्तनांक है। एक होता हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक माने होता है जब पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, जिसमें पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो। निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष हम अपवर्तनांक जब निकालते हैं, पहला माध्यम फिक्स हो, निर्वात और वायु हो, तो उसमें हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक μ होता है, μ हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 मतलब हो जाएगा एयर और वैक्यूम अपान C2 हो जाएगा मीडियम माने होता है माध्यम, ये हो जाएगा मीडियम। तो हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, पहला माध्यम जो है निर्वात के सापेक्ष जो हमारा माध्यम का अपवर्तनांक होगा, उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जैसे अपवर्तनांक है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक मतलब 1μ2। इस बात को बड़े गौर समझो, ये पहला माध्यम है, 2 हमारा दूसरा माध्यम, ये हमारा पहला माध्यम, ये हमारा दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम हो गया, ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो इसमें पहले माध्यम के साथ दूसरा माध्यम हमारा कौन है? कांच। यहाँ पर हो जाएगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे AμG। AμG मतलब क्या है? A माने एयर, G माने ग्लास। इसमें हो जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक, जो यही हमारा दूसरा माध्यम होता है, इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर, तो हो जाएगा C1, ये हो जाएगा हमारा एयर, ये हो जाएगा अपान C2, ये हो जाएगा ग्लास, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा AμW माने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वाटर W आता, तो हो जाएगा C1, ये हो जाएगा एयर अपान C2 हो जाएगा वाटर। इस प्रकार से ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक